सभी लोगों को नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। देखिए, जो घटना चक्र का सीरीज चल रहा है खाली प्रश्न अभ्यास का, ठीक है, उसका ये जो है आज हम लोग करने वाले हैं अध्याय नंबर 2। ठीक है, अध्याय 2 का प्रश्न उत्तर। ठीक है, चूंकि ये बहुत लंबा अध्याय है तो हम लोग जो है इसको 3 पार्ट में करेंगे। फिलहाल आज एक पहला पार्ट हम लोग लेके आए हैं। 80 प्रश्न है तो 3 पार्ट में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, 80 प्रश्न है, 3 पार्ट में कवर करेंगे। तो इस चैप्टर का नाम है विवाह, परिवार, जाति, लिंग की असमानता, धर्म और भाषाएं। ठीक है, इस चैप्टर का क्या नाम था? दूसरे चैप्टर का नाम विवाह, परिवार, जाति और लिंग की असमानता, धर्म और भाषाएं था। और इसको हम लोग बहुत ढंग से कवर किए थे, एक एक पार्ट में तोड़ तोड़ कर कवर किए थे। सबका लिंक जो है दे दूंगा मैं, लेकिन फिलहाल जो है आपको अभी प्रश्न अभ्यास करते रहिए, रिवीजन भी चलता रहेगा साथ में। और हमारा जो है 70% कोर्स कंप्लीट हो चुका है, 30% बचा है, वो जो है वो भी साथ में रेगुलर चलता रहेगा। चलिए रिवीजन के साथ चलते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। ठीक है, चलिए देखिए, निम्नांकित भारतीय समाजशास्त्रियों में किसने विवाह और परिवार का सघन अध्ययन किया है? जो भी यहाँ नीचे दिए हुए हैं समाजशास्त्री लोग, ठीक है, तो उन भारतीय समाजशास्त्रियों में किसने विवाह और परिवार पर सघन अध्ययन किया हुआ है? तो देखिए, ऐसे प्रश्न जो है काफ़ी पढ़ते पढ़ते जब अनुभव आ जाता है तभी हो पाता है। ठीक है, तो जीएस घुर्रे, केएम कपाड़िया, एआर देसाई या योगेंद्र सिंह ने? तो इसका उत्तर हो जाएगा, ये हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि केएम कपाड़िया। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। केएम कपाड़िया ने भारत में विवाह और परिवार का सघन अध्ययन किया है। केएम कपाड़िया ने क्या किया है? विवाह और परिवार पर क्या किया है? सघन अध्ययन किया है। उन्होंने भारतवर्ष में विवाह और परिवार, मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। केएम कपाड़िया साहब ने भारतवर्ष में विवाह और परिवार, ये हिंदी में नाम हो गया, या इंग्लिश में मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। कौन लिखा है? केएम कपाड़िया साहब ने इस पुस्तक को लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। तो बताइए, ऐसी कौन सी सामाजिक संस्था है जो यौन संबंधों को नियमितता एवं वैधता प्रदान करते हुए उनसे उत्पन्न संतानों को समाज में उचित स्थान दिलाती है? देखिए, यौन संबंध जो है, हमारे समाज जो है, कोई भी समाज हो, यौन संबंध किसी के साथ कोई नहीं बना सकता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक विवाह ही ऐसी संस्था है जो आपको यौन संबंध यानी कि शारीरिक संबंध बनाने की क्या देती है? आपको एक तरह से आपको मतलब कि वो देती है, आज्ञा देती है, या कहिए, या उसमें आप जो है एक आपको वैधता मिलती है। ठीक है, कि आप जो है यौन संबंध उसी महिला से या आप जो है उसी पुरुष से बना सकते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ जो है वो कौन सी संस्था है? विवाह संस्था। तो उसी के बारे में बात हो रही है कि ऐसी कौन सी सामाजिक संस्था है जो यौन संबंधों को नियमितता प्रदान करते हुए उनसे संतानों की जो उत्पत्ति होती है वो भी समाज को उचित स्थान दिलाती है। देखिए, जो विवाह के बाद जो संतान उत्पन्न होते हैं उनको भी एक समाज में क्या मिलता है? उचित स्थान मिलता है, उचित दर्जा मिलता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि यही विवाह ही संस्था है। तो देखो, इसका ऑप्शन दिया है परिवार, विवाह, नातेदारी और धर्म। तो आप समझ गए होंगे कि ये विवाह है। इसमें जो है नियमितता और वैधता मिलता है किसके? यौन संबंधों को, और संतानों को क्या मिलता है? समाज में उचित स्थान मिलता है। चलिए, ऐसे ही प्रश्न बनेंगे। ठीक है, तो समाज ने, ठीक है, समाज ने विवाह को विवाह की संस्था यौन संबंधों की नियमितता करने के उद्देश्य से बनाई है। विवाह दो विपरीत लिंगियों का यौन संबंध रखने को स्वीकृति और उत्पन्न संतानों को वैधता प्रदान करती है। ठीक है, जो विवाह है दो विपरीत लिंग वालों को यौन संबंध बनाने की स्वीकृति देता है। ठीक है, और उनसे उत्पन्न संतानों को वैधता प्रदान करता है। विवाह मानव समाज की एक सार्वभौमिक और अपरिहार्य संस्था है। क्या है? विवाह मानव समाज की सार्वभौमिक मतलब यूनिवर्सल, और अपरिहार्य मतलब कि न रुकने वाली संस्था है। बिना विवाह के जो है ये जीवन और ये पृथ्वी चल ही नहीं सकती। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं।
यह किसने कहा कि विवाह नातेदारी का स्रोत है? विवाह नातेदारी का स्रोत है। देखिए, जो भी हमारा रिश्ता बनता है, चाहे वो फूफा का रिश्ता हो, मौसा का रिश्ता, जो भी चीज़, इतने सारे रिश्ते हैं, जितने सारे रिश्ते हैं, किसी न किसी रूप में वो विवाह से जुड़े हुए हैं। किसी न किसी से वो विवाह बनते होता है, ठीक है, तभी जो है वो रिश्ता, नातेदारी हमारी पनपती है। तो कह रहे हैं कि विवाह जो है नातेदारी का स्रोत है। ये किसने कहा है? तो डब्ल्यू वेस्टरमार्क ने कहा है, कि रावती कर्वे ने कहा है, कि बी मेलिनोस्की ने कहा, कि रॉबर्ट रेडफील्ड ने कहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि बी मेलिनोस्की ने कहा है। जो रिश्तेदारियाँ बनती हैं, नातेदारियाँ बनती हैं, वो जो है उसका जो है विवाह क्या है? स्रोत है, ठीक है। वहीं से विवाह से ये सब नातेदारियाँ, रिश्तेदारियाँ, नातेदारियाँ शुरू होती हैं, ठीक है। चलिए देखिए, विवाह जो है नातेदारी का स्रोत है। मैरिज इज द फाउंडेशन ऑफ किनशिप, यह कथन जो है बी मेलिनोस्की साहब का है, ठीक है। तो ये सब देखिए, हमने ये जितने भी स्टेटमेंट थे उनको रटने का तरीका बताया था, कि आप जो है क्या करिए कि मतलब कि कीवर्ड को तोड़िए, ठीक है। अब देखिए, इसमें कीवर्ड क्या है? नातेदारी, विवाह नातेदारी, विवाह नातेदारी। तो विवाह नातेदारी, विवाह को नातेदारी किसने बताया है? इसी याद करिए, विवाह को नातेदारी का स्रोत किसने बताया है? विवाह को नातेदारी का स्रोत बताया है किसने? बताइए। बी मेलिनोस्की ने। तो इस तरह से हमको एक जगह रख लीजिए कि हमको जो दूसरा चैप्टर था, इसमें इतने सारे स्टेटमेंट थे, और ये जो है ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, इनको जो है हमको इस तरह से तोड़ के याद करना है। और देखिए, बिना याद किए जो है काम नहीं चलने वाला है, बार बार याद करिए। और अभी तो याद करिए, परीक्षा से 2-4 दिन पहले जो है बिल्कुल उसको रिवाइज करके जाइए। परीक्षा से आधे घंटे पहले भी रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि परीक्षा के बाद कोई नहीं पूछता कि आपने क्या पढ़ा, ठीक है। परीक्षा में जो है जाइए और रट के जाइए और उल्टी करके चले आइए, जो भी आप पढ़ के आए हुए हैं। सीधी सी बात है, हम तो यही कहते हैं, जो भी रटने वाली चीज़ें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। समझने वाली चीज़ें तो आपको याद ही रहती हैं। चलिए चौथे प्रश्न पे आते हैं। किसने विवाह को बच्चों के प्रजनन एवं रखरखाव हेतु एक समझौता कहा है? ठीक है, किसने कहा है कि बच्चों के, देखिए समाजशास्त्रियों के स्टेटमेंट में कभी कभी विरोधाभास भी होता है, तो आपको विरोधाभास को नहीं देखना है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपको वो क्या कहे हैं उस पर ध्यान देना है और उसको याद कर लेना है, ठीक है। कि इनके अनुसार क्या है, उनके अनुसार क्या है, तीसरे के अनुसार इनके अनुसार क्या है, उनके अनुसार जो है आपको याद करके उसको जो है याद कर लेना है, रट लेना है, ठीक है। और जो है एग्जाम में परफॉर्म करके बस उसको भूल जाना है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जो कंसेप्ट है उसको याद रखिए, वो जीवन में काम आएगा। बाकी रटने वाली चीज़ें जो ज़्यादा जीवन में काम आती भी नहीं है। किसने विवाह को बच्चों के प्रजनन और रखरखाव हेतु समझौता कहा है? प्रजनन को एवं प्रजनन, बच्चों को, किस विवाह को बच्चों के प्रजनन एवं रखरखाव हेतु समझौता कहा है। उन्होंने कहा है कि विवाह करते हैं किस लिए? कि बच्चों को पैदा करने के लिए और उनका रखरखाव करने के लिए। इसको एक समझौता बताया। किसने कहा है? मेलिनोस्की ने, वेस्टरमार्क ने, मर्डॉक ने, या टाइलर ने? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि मेलिनोस्की ने। तो मेलिनोस्की के अनुसार विवाह बच्चों के प्रजनन एवं देखभाल हेतु एक समझौता है। तो इसका कीवर्ड पॉइंट क्या है? कि विवाह और बच्चों का प्रजनन देखभाल, ठीक है। विवाह बच्चों का प्रजनन देखभाल किसने कहा है? तो मेलिनोस्की साहब ने कहा है। इस तरह से आपको इस चीज़ों को याद करना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 5 पे आते हैं। चलिए, विवाह बीमार आत्माओं के लिए एक अस्पताल है, ऐसा कथन किसने कहा है? विवाह जो है बीमार आत्माओं के लिए एक अस्पताल है, यह कथन किसने कहा है? लूथर साहब ने कहा है, कि वीरस्टेड ने कहा है, कि प्रभु ने कहा है, कि कूले ने कहा है? तो उसका उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि लूथर साहब ने कहा है। लूथर का कथन है कि विवाह जो है बीमार आत्माओं के लिए क्या है? एक अस्पताल है। मैरिज इज द हॉस्पिटल फॉर सिक साउल, ठीक है। इन्होंने बताया कि जो बीमार होते हैं आत्मा से, आत्मा जिनकी बीमार होती है, वही जो है शादी करके अपने आप को ठीक करते हैं, अस्पताल में जाते हैं। कहने का मतलब इनका ये है, ठीक है। चलिए, अपना अपना तरीका है, और कहाँ से वो कहते हैं, देखिए कोई भी समाजशास्त्री ऐसे नहीं बोलता है, ठीक है। बहुत मतलब सोच समझ के अपने स्टेटमेंट को जो है देता है और अपने बुक में लिखता है, और समाज जब एक्सेप्ट करता है तभी जो है, या उसको जो है अन्य समाजशास्त्री जब एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ ये बात इस तरह से सही सही कही गई है, तभी जो है वो आपके बुक में आती है और आपको जो है ज्ञान के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन संख्या 6 पे आते हैं। किसी समाज में विवाह का स्वरूप अंततः निश्चित होता है। किसी समाज में विवाह का रूप अंततः निश्चित होता है, ठीक है। मतलब देखिए, हर समाज में हो, चाहे वो किसी, मतलब कि चाहे वो आदिवासी ही क्यों ना हो,
या मतलब कि हिंदू धर्म, हिंदू हो, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी इतने सारे धर्म, हज़ारों धर्म हैं दुनिया में, ठीक है? या जिनके जो धर्म को नहीं मानते हैं, उनकी भी संख्या तीसरे स्थान पे है, ध्यान रखिएगा। तो कहने का मतलब ये है कि वो अंततः जो है विवाह को निश्चित करते ही करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि किसी समाज में विवाह का स्वरूप अंततः निश्चित होता है, तो किसके आधार पर निश्चित होता है? कि जनसंख्या के लिंगों के अनुपात के द्वारा, कि धर्म द्वारा, कि कानून द्वारा, या सरकार द्वारा, ठीक है? तो विवाह तो हर धर्म में निश्चित है, लेकिन अब एक विवाह करेगा कि दो विवाह करेगा कि तीन विवाह करेगा, या किस पे निश्चित होता है? तो होता है ए, यानी कि जनसंख्या के लिंग अनुपात द्वारा, ठीक है? अब देखिए इसको समझिए कैसे। देखिए जब उस समाज में महिलाओं की संख्या ज़्यादा होगी तो क्या होगा? बहुपत्नी विवाह होगा, क्योंकि महिलाओं की संख्या ज़्यादा होगी पुरुषों से, तो कई औरतों को जो है शादी करना पड़ेगा एक ही पुरुष से। और पुरुषों की संख्या बहुत ज़्यादा होगी, पुरुष बहुत ज़्यादा होंगे, पत्नी लड़कियां कम होंगी, तो क्या करना पड़ेगा? बोलिए। कई पुरुषों को एक पत्नी से विवाह करना पड़ेगा, तो बहुपति विवाह हो जाएगा, ठीक है? तो इस तरह से सिस्टम चलता है लिंग के अनुपात के आधार पर। तो देखिए वही लिखा हुआ है कि सामाजिक संगठन और उसके स्थायित्व के लिए आवश्यक है कि स्त्री और पुरुषों की संख्या में समानता हो। सामाजिक संगठन और उसके स्थायित्व के लिए क्या आवश्यक है? कि स्त्री और पुरुष में क्या हो? कि संख्या में समानता हो। यदि पुरुषों की संख्या कम होगी और स्त्रियों की संख्या अधिक होगी, पुरुषों की संख्या कम है और स्त्रियों की संख्या अधिक है, तो पुरुष का वर्ग का महत्व तो बढ़ जाएगा, क्योंकि जो वो कम है, जिस चीज़ की कमी होती है उसका महत्व बढ़ जाता है। बिल्कुल। समाज में बहुपत्नी विवाह की पद्धति कार्यशील रहेगी, ठीक है? मतलब कि क्या होगा? पुरुष कम होंगे, महिलाएं अधिक होंगी, तो क्या होंगी? एक पुरुष जो है कई पत्नियों से शादी करेगा, मतलब कई औरतों से शादी करेगा, तो बहुपत्नी विवाह की पद्धति जो है कार्यशील हो जाएगी। इसके विपरीत यदि पुरुषों की संख्या अधिक है और पुरुष बहुत अधिक है, ठीक है? पुरुष बहुत अधिक हैं और स्त्रियां की संख्या कम है, तो यह जो है बहुपति विवाह प्रचलित होगा। मतलब कि कई पुरुषों को जो है एक औरत से शादी करना पड़ेगा, तो वो बहुपति में, बहु माने कि बहु माने ज़्यादा, अपति माने पति, तो बहु ज़्यादा पति से शादी ज़्यादा पति हो जाएंगे एक ही औरत के। तो ये जो है एक संतुलित समाज के लिए आवश्यक है कि स्त्रियों और पुरुषों की संख्या में समानता, समान अनुपात हो। समान अनुपात मतलब कि 1000 पे 1000 हो, मतलब 1000 औरतों पे 1000 पुरुष हो। तो कहने का मतलब जब समान अनुपात रहेगा तो एक से एक ही शादी होगी, ठीक है? कई जगहों पे ये सब देखने को आया है कि जो है आजकल तो महिलाओं की संख्या कम हो रही है, तो कई जगह ऐसा होता है कि कई लड़के जो है एक ही पत्नी से शादी करते हैं। ऐसा भी देखने को आया हुआ है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 7 पे आते हैं। विवाह स्वयं में एक संस्था है, प्रथा नहीं, यह कथन किसका है? कह रहे हैं कि विवाह स्वयं में क्या है? एक संस्था है, प्रथा नहीं है, ठीक है? तो ये WG समनर कह रहे हैं, AG केलर कह रहे हैं, कि वेस्टरमार्क कह रहे हैं, कि RM मैकवाइबर और CH पेज कह रहे हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि RM मैकवाइबर और एवं CH पेज कह रहे हैं। देखिए ये सारे स्टेटमेंट हैं, ये आपको याद करने ही पड़ेंगे। और एक और बात है, किसी को याद करने में कीवर्ड से भी दिक्कत हो रही है, देखिए कुछ तो याद कर लीजिए, कुछ कुछ छोड़ दीजिए, ठीक है? और आप वहाँ एलिमिनेट करके निकाल लेंगे। एक और बात है कि कुछ लोगों को याद ही नहीं होता है, तो इस पे समय मत गंवाइए, कॉन्सेप्ट को पकड़िए। 2-4 ये ज़्यादा बहुत नहीं आएंगे, 2-4 क्वेश्चन आएंगे। आप जो है इसके चक्कर में जो है पूरा सिलेबस मत खराब करिएगा, ठीक है? ये भी ध्यान रखिएगा। तो बहुत बच्चे हम देखें कि छोड़ देते हैं, कोई समस्या नहीं होती है, अन्य जगहों से जो है अपना स्कोर कर लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा नहीं आएंगे, 2-4 क्वेश्चन आएंगे अधिक से अधिक। तो आप जो है इस पे ज़्यादा समय फोकस मत करिएगा, अगर नहीं याद हो रहा है तो। नहीं तो आप जो है याद कर लीजिए, कम से कम जो हर चैप्टर से जो भी समाजशास्त्र वाले चैप्टर हैं उसमें से 10-10 स्टेटमेंट जो है कम से कम याद कर लीजिए, ठीक है? ज़्यादा नहीं होंगे, अधिक से अधिक होंगे 30-35 स्टेटमेंट बनेंगे, इससे अधिक नहीं बनेंगे। कुल मिला के बस आप बार बार रिवाइज करते जाएंगे, याद होता जाएगा। तो RM मैकवाइबर और CH पेज ने कहा है कि विवाह स्वयं में क्या है? एक संस्था है, न कि एक प्रथा। स्वयं में क्या है? एक संस्था है, न कि एक प्रथा है। संस्थाओं में बाहरी चिन्ह होते हैं। जब हम संस्थानों की बात करते हैं तो हम नियंत्रण की प्रणाली के बारे में सोचते हैं, ठीक है? क्या करते हैं? नियंत्रण की प्रणाली, मतलब कि उसमें एक नियंत्रण होता है जो व्यक्तिगत संबंधों से परे होती है, ठीक है?
जो व्यक्तिगत संबंधों से क्या है परे होती है, उसमें क्या होता है एक नियंत्रण प्रणाली होती है, उसके बारे में हम लोग सोचते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या हम लोग 8 पे आते हैं। कौन मानता है कि एक विवाह है, रहा है और रहेगा केवल एक सही विवाह का प्रकार? केवल एक से मतलब ये कौन मानता है कि विवाह है, रहा है और रहेगा भी, ठीक है, ये कौन मानता है? तो मार्गन साहब मानते हैं कि बी माइलोव्स्की मानते हैं कि वेस्टरमार्क मानते हैं कि मनु मानते हैं? तो ये इसका उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि बी माइलोव्स्की मानते हैं कि एक विवाह है, रहा है और रहेगा, बिना विवाह के जो है पृथ्वी और चलने वाली नहीं है। देखिए माइलोव्स्की साहब क्या कहते हैं कि वेस्टरमार्क का, माइलोव्स्की ने वेस्टरमार्क का समर्थन करते हुए लिखा है कि एक विवाह है, रहा है और रहेगा, केवल एक सही विवाह का प्रकार, अर्थात एक विवाह ही विवाह का एकमात्र सही रूप है, रहा है और रहेगा। कहने का मतलब ये है कि एक से एक का विवाह, मतलब एक पुरुष से एक महिला का विवाह सबसे सर्वोत्तम है और ये रहा है, रहेगा, ठीक है। इसके अलावा अन्य जो भी बन रहा है बहुपत्नी विवाह या बहुपति विवाह, वो ठीक नहीं है, ठीक है। और इन्होंने जो है एक पुरुष से एक महिला का विवाह जो है, एक पुरुष से एक महिला का विवाह को समर्थन करने की कोशिश की है, ठीक है। किसने? बी माइलोव्स्की ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 9 पे आते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आएंगे, अभी जो है थोड़ा सा रटने वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल घबराने की बात नहीं है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आपके सामने आएंगे, ठीक है। तो देखिए आपको अगर एग्जाम निकालना है तो मैं बार बार कहता हूँ कि आपको हर तरीके से प्रिपेयर रहना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट से भी, रटने से भी, ठीक है, और एलिमिनेशन करने से भी रहना पड़ेगा, क्योंकि देखिए कंपटीशन है, आपको हर क्वेश्चन को अच्छे तरह से अटेंड करना है और आपको हर तरह से अच्छी तरह से तैयारी करके जानी है, ठीक है। घबराने से काम नहीं चलेगा कि अरे ये तो बहुत कठिन है, ये कैसे याद होगा, वो होगा। आपको लड़ना पड़ेगा। असली लड़ाई जो है टेबल और कुर्सी पे होती है, असली लड़ाई एग्जाम हॉल में नहीं होती है, ठीक है। जो आप हम लोग तैयारी कर रहे हैं इस समय, साथ में लड़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ये असली असली लड़ाई है। वहाँ तो जाके सिर्फ आपको वही दे देना है जो आप यहाँ पे लड़ाई में सीखे हैं, ठीक है। तो असली लड़ाई यहाँ पे होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा से लड़िए, वो 3 घंटे की लड़ाई कुछ मायने नहीं रखता। जो असली लड़ाई अभी जो लड़ रहे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, ये मेन लड़ाई है कि आप तैयारी कैसे कर रहे हैं। बस आपको वहाँ पे जाके वही रख देना है जो आप यहाँ पे पढ़े हुए हैं। तो जब यहाँ पे अच्छी लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो वहाँ पे कैसे आप परफॉर्म करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, 9वें प्रश्न पे आते हैं कि विवाह एक उद्गम परिवार में है, न कि परिवार का विवाह में। यह किसने कहा है? विवाह का उद्गम परिवार में है, मतलब विवाह का जो कहने का मतलब स्रोत है वो परिवार में है, न कि परिवार का विवाह में, न कि परिवार का उद्गम विवाह में है। ये कहने का मतलब है, ये किसने कहा है? मतलब कहने का मतलब है कि विवाह का जो उत्पत्ति हुई है वो परिवार से है, न कि परिवार की उत्पत्ति विवाह से, ये कहने का मतलब है। तो गिलिन एवं गिलिन ने, वेस्टरमार्क ने, बोगार्डस ने, हावेल ने, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि वेस्टरमार्क ने। वेस्टरमार्क ने कहा है कि विवाह की जड़ें जो है उद्गम या उद्गम परिवार में है, न कि परिवार का विवाह। ये कहने का मतलब इनका ये है। आगे बढ़ते हैं, देखिए सब कुछ कीवर्ड बना के आप लोग याद कर सकते हैं, इतना आपको जो है मतलब क्या करते हैं, इतना आपको आइडिया है। हम कीवर्ड बता दी चुके हैं कि आप जो कीवर्ड बना के याद करिए। देखिए समय देना पड़ेगा, प्लीज़ समय दीजिए, बिना समय जो है अच्छे से तैयारी नहीं होगी। चाहेंगे कि हर काम कर लेंगे, तैयारी भी कर लेंगे, तो देखिए जो अन्य लोग जान ला के तैयारी कर रहे हैं वो मूर्ख नहीं है। किसने कहा है कि विवाह नियमित यौन संबंधों से कुछ अधिक है? देखिए इन्होंने कहा है कि विवाह जो है यौन संबंध तो उसमें है ही, उससे अधिक है, उससे अधिक रियली में है, ठीक है। जैसे देखिए हर स्टेज पे विवाह का अलग महत्व होता है। जब जवानी होती है तो यौन संबंध पे ज़्यादा महत्व होता है, फिर थोड़ी देर बाद जो है बच्चों की ज़रूरत पड़ती है। जब बच्चे बड़े होने लगते हैं तो आप क्या करते हैं, बच्चों की सेवा करने में ज़्यादा समय लगाते हैं, उनके खर्च बढ़ जाते हैं, तो आप जो अधिक पैसा अर्न करना चाहते हैं उनके जो है सुविधाओं को पूर्ति करने के लिए। बुढ़ापे में जो है पति पत्नी एक दूसरे का बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं। तो कहने का मतलब है कि मतलब कि विवाह जो है यौन संबंधों से बहुत अधिक है, कुछ अधिक है, मतलब बहुत अधिक है, सही बात है, खाली यौन संबंधों तक सीमित नहीं है, ठीक है। तो यह किसका कहना है? ब्रिफाल्ट का कहना है कि समर का कहना है कि वेस्टरमार्क का कहना है कि मनु का कहना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि वेस्टरमार्क साहब का कहना है कि विवाह जो है नियमित यौन संबंधों से कुछ अधिक है, ठीक है। तो वेस्टरमार्क साहब क्या कहते हैं कि विवाह जो है नियमित यौन संबंधों से कुछ अधिक है। इंग्लिश में मैरिज इज मोर देन रेगुलर सेक्स रिलेशनशिप, ठीक है। मैरिज इज मोर देन रेगुलर सेक्स रिलेशनशिप। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 11 पे आते हैं। चलिए देखिए
विवाह का समाजशास्त्री संदर्भ केंद्रित करता रहता है। ठीक है, विवाह का समाजशास्त्रीय संदर्भ केंद्रित रहता है भूमिकाओं की व्यवस्थाओं पर, शिशु पालन की प्रक्रिया पर, या संस्कारों समारोहों पर, या पुरुषों एवं स्त्रियों के मध्य यौन संबंधों पर। तो क्वेश्चन को समझिए कि विवाह का समाजशास्त्रीय संदर्भ केंद्रित रहता है, केंद्रित रहता है कि विवाह की भूमिका व्यवस्था पर। देखिए, भूमिकाओं की व्यवस्था पर जब विवाह होता है, ठीक है, तो सबका अलग अलग रोल होता है। दो जब परिवार आपस में संबंध बनाते हैं तो सबका अलग रोल होता है। जैसे लड़के और लड़की का अलग रोल था, पति पत्नी का अलग रोल हो गया, जो सास ससुर होते हैं उनका अलग रोल हो गया। ठीक है, जो चाचा चाची हैं उनके अलग रोल हो गया। सब कहने का मतलब है कि ये जो है विवाह जो है भूमिकाओं पे, जो भूमिका की व्यवस्था है, सबकी अलग भूमिका है, सबका अलग जो है जिम्मेदारी है, काम है। कहने का मतलब ये है। ठीक है, देखिए, विवाह का समाजशास्त्रीय संदर्भ जो है भूमिकाओं की व्यवस्थाओं पर केंद्रित रहता है। संतति के जन्म से जुड़ी संस्थाओं में विवाह एक महत्वपूर्ण संस्था है। संतति मतलब संतान की उत्पत्ति। ठीक है, विवाह के माध्यम से नए संबंधों की स्थापना होती है और संबंधों के माध्यम से भूमिकाओं का पालन किया जाता है। जिस तरह से जैसा जिस तरह संबंध बनते हैं, जैसा जिस तरह का संबंध होता है, जैसे सास ससुर का अलग संबंध होता है, देवर का अलग संबंध होता है, पति पत्नी का अलग संबंध होता है, ठीक है, ननद का अलग संबंध होता है, तो वो अपनी अपनी भूमिकाओं का निर्वाह करते हैं। ठीक है, सिस्टम मतलब कि एक परिवार में आके और विवाह की एक संस्था के रूप में आगे, जो कि क्या है, समाजशास्त्री जो है इसको निर्धारित कर रहे हैं कि जो है भूमिकाओं पर केंद्रित है। आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन संख्या 12 पे आते हैं। ठीक है, चलिए, विवाह अति वैयक्तिक प्रकार की व्यक्तिगत संतुष्टि की उपकरण मात्र नहीं है, बल्कि एक सामाजिक क्रियाविधि भी है जिसे सामाजिक दृढ़ता को पोषित करने हेतु रचा गया है। ठीक है, विवाह में यह कथन दिया है। देखिए, विवाह अति वैयक्तिक प्रकार की व्यक्तिगत संतुष्टि का उपकरण मात्र नहीं है, खाली ये व्यक्तिगत संतुष्टि का उपकरण नहीं है विवाह, ठीक है, बल्कि सामाजिक क्रियाविधि है, सामाजिक का एक क्रिया का विधि है जिसे सामाजिक दृढ़ता को पोषित करने हेतु रचा गया है। सामाजिक दृढ़ता को, समाज को चलाने के लिए जो है इसको रखा गया है, इस संस्था को। विवाह के संबंध में एक कथन किसका है? मजुमदार एवं मदन ने, कि वेस्टरमार्क ने, कि गिलिन ने, या एंडरसन पार्कर ने। तो इसका उत्तर जाएगा यानी कि मजुमदार एवं मदन ने। चलिए आगे बढ़, देखिए इसे एक्सप्लेनेशन देखिए कि विवाह के संबंध में प्रश्नगत कथन जो है मजुमदार एवं मदन ने दिया है। उनके अनुसार विवाह से यदि वैयक्तिक स्तर पर शारीरिक, यौन और मनोवैज्ञानिक संतान प्राप्ति संतोष प्राप्त होता है, तो व्यापक सामूहिक स्तर पर इससे समूह और संस्कृति के अस्तित्व निर्वाह में योग मिलता है। ठीक है, एक बार पढ़ने में आपको समझ में नहीं आएगा तो कोई बात नहीं है, आप जो है थोड़ा सा स्क्रीन को पॉज करके रोक के और जो है आप पढ़ सकते हैं दोबारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 13 पे आते हैं। पिता की बहन को पुत्री के साथ विवाह, पिता की बहन की पुत्री के साथ विवाह। देखिए, ये पिता है और इसका ये बेटा है, ठीक है, और ये पिताजी की बहन है और इनकी जो है ये बेटी है। तो इन दोनों का विवाह जो है आपस में हो रहा है। ठीक है, तो इसको कौन सा विवाह करते हैं? ठीक है, ये बेटा है और ये बेटी है, तो सरोगेट विवाह की पैटर्नल क्रॉस कजिन मैरिज, या एंडोगैमी, या हाइपोगैमी। पिता की बहन के साथ की पुत्री के साथ विवाह, तो ये बेटा है, ये इनकी बहन है पिताजी की, और उनकी जो है बेटी है। मतलब कहने का मतलब ये अपनी बुआ की लड़की से शादी कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं, आपके सामने है, पैटर्नल क्रॉस कजिन मैरिज। पैटर्नल क्रॉस कजिन मैरिज। पैटर्नल मतलब कि घर ही के जो है उनके जो है अब उनकी बच्ची से शादी हो रहा है। बुआ तो भाई घर ही की थी पहले, मतलब एक ही खानदान की थी। चलिए देखते हैं इसको। ठीक है, और ये मत ध्यान रखिए, ये मत समझिएगा कि ऐसा विवाह नहीं होता है। ठीक है, समाज में अनेक प्रकार का समाज है हमारे, मतलब कि हमारे इंडिया में ही, विश्व स्तर पर तो छोड़िए, विश्व स्तर पर तो बहुत बड़ा हो जाएगा। और इसमें ऐसी संस्थाएं, हर संस्थाएं जो है मिलती हैं और इसमें ऐसे विवाह मिलते हैं। ठीक है, हम जब अब विवाह चैप्टर पढ़ाए हैं उसको आप देखेंगे तो, और पहली बार नहीं देखे हैं, जो भी नहीं बने, तो उसमें आपको लगेगा अरे विवाह ऐसे ऐसे भी होते हैं क्या। ठीक है, तो आप जो है इससे आपका दिमाग खुलेगा कि हाँ भैया, समाज में ऐसे भी लोग हैं और ऐसे लोग अभी अपने आप को एडजस्ट करके जो है सिस्टम को चला रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए, जब विषमलिंगी सहोदर के संतान विवाह होता है तो इसे
विलिंग सहोदरज विवाह या ममेरा विवाह कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? ममेरा विवाह कहते हैं। ठीक है, क्योंकि वो लड़की का जो है उसके पिता मामा ही लगेंगे। यदि एक व्यक्ति अपने मामा की लड़की से विवाह करता है तो इसे मातृपक्षी विलिंग सहोदर विवाह यानी कि मैटरनल क्रॉस कजिन मैरिज कहते हैं। किंतु यदि वह अपनी बुआ पिता की बहन की लड़की से विवाह करता है तो इसे पितृपक्षी विलिंग सहोदर यानी कि पैटर्नल क्रॉस कजिन मैरिज कहते हैं, जो कि हम लोग क्वेश्चन में यही था। तो दोनों याद रखिएगा कि मैटरनल क्रॉस कजिन मैरिज और पैटर्नल क्रॉस कजिन मैरिज दोनों को आपको याद रखना है। ठीक है, और हिंदी में भी याद रख लीजिए कि मातृपक्षी विलिंग सहोदर रज विवाह और पितृपक्षी विलिंग सहोदर रज विवाह। ठीक है, दोनों को आपको जो है ढंग से पढ़ के याद रख लेना है। आगे बढ़ते हैं, और नाम तो बिल्कुल याद रखना है क्योंकि नाम ही के साथ क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अलग से कुछ नहीं आएगा। देवर विवाह संपन्न होता है जब एक पुरुष का विवाह करता है। देवर विवाह किसे कहते हैं? देखिए, अपनी मृत पत्नी की बहन से, उच्च जाति की स्त्री से, निम्न जाति की स्त्री से, या अपने मृत भाई की विधवा से। तो उसका उत्तर हो जाएगा डी। देखिए, मान लीजिए कि ये दो भाई हैं, ये दो भाई हैं। ठीक है, इसकी ये पत्नी है और इस भाई जो है बेटा किसी कारण से एक्सपायर कर गया, मर गया, डेड हो गया इसका। तो क्या करता, जब ये भाई इस अपने भाई की पत्नी से शादी करता है तो क्या होता है? इसे कहते हैं देवर विवाह संपन्न होना। ठीक है, तो देवर विवाह जो किससे होता है? अपने मृत भाई की विधवा से होता है। आगे बढ़ते हैं, पतिव्रता विवाह यानी एक प्रथा है जिसके अनुसार एक विधवा अपने पति के किसी भी एक भाई के साथ विवाह करती है। क्या करती है? जो विधवा होती है अपने पति के किसी भाई से विवाह करती है। ठीक है, विवाह समाज में इस प्रथा में के भिन्न रूप तथा इसके साथ जुड़े हुए दायित्वों से भिन्नता हो सकती है। यदि विधवा पति के बड़े भाई से विवाह करती है तो यह ज्येष्ठ विवाह कहलाता है। ठीक है, अगर विधवा जो है अपने पति के बड़े भाई से शादी करती है तो ज्येष्ठ विवाह कहलाता है। इसकी विपरीत यदि पति के छोटे भाई से विवाह करती है तो देवर विवाह या भाभी विवाह कहलाता है। ठीक है, अगर छोटे भाई से विवाह करेगी अपने पति के तो देवर विवाह या भाभी विवाह कहलाएगा। और अपने पति के बड़े भाई से विवाह करेगी तो जो है क्या कहलाएगा? ज्येष्ठ विवाह कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 15 पे आते हैं। ठीक है, चलिए, सुरोरेट विवाह है भाई बहन के बीच, मौसी की लड़की के साथ, मृत पत्नी की बहन या विधुर पुरुष के बीच, या बुआ की लड़की के साथ। ठीक है, तो सुरोरेट विवाह जो है वो सी यानी कि मौसी की लड़की के साथ है। ठीक है, दो बहनें हैं, दो बहन है। ठीक है, एक का लड़का है और इसकी क्या है? लड़की है, इसकी लड़की है। दोनों का जो विवाह होगा इसको कहेंगे मौसी की लड़की के साथ विवाह, तो उसको कहते हैं सुरोरेट विवाह। अब देखिए, लैटिन भाषा में सुरोर का अर्थ है बहन, सिस्टर। सुरोर का अर्थ क्या है? बहन होता है। सुरोरेट विवाह का उस प्रथा को कहते हैं जिसके अनुसार पत्नी की मृत्यु पर पति उसके छोटे बहन से विवाह कर लेता है। ठीक है, एक मिनट, सुरोरेट विवाह का अर्थ है बहन भाई के बीच, मृत पत्नी की बहन अथवा विधुर पुरुष के बीच। ठीक है, देखिए ये गलत हो गया, हमने कुछ और बता दिया। ठीक है, इस पर ध्यान दीजिएगा कि सुरोरेट विवाह क्या कहलाता है? सी यानी कि हम मौसी की लड़का के साथ समझ रहे थे, ये मृत पत्नी की बहन तथा विधुर पुरुष के बीच होता है, ये गलती से निकल गया। ठीक है, यानी कि देखिए, अगर दो बहन है, ठीक है ना, और इसका ये पति है, तो अगर इसका जो है मतलब मृत पत्नी की बहन ये एक डेट कर गई, ये एक बहन डेट कर गई, तो इसकी शादी जो है इसके हो गई। ठीक है, जिसको कहते हैं सुरोरेट विवाह। ठीक है, ध्यान रखिए, गलती से निकल गया है। तो मृत पत्नी की बहन तथा विधुर पुरुष के बीच, ये विधुर हो गया, जब इसकी पत्नी मर गई तो ये विधुर हो गया, ये विधुर हो गया। ये विधुर जो है अब इसकी जो है बहन से, अपनी पत्नी की बहन से विवाह कर रहा है, तो इसे कहते हैं सुरोरेट विवाह। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए 16 पे आते हैं। विवाह का वह स्वरूप जिसमें एक व्यक्ति कई स्त्रियों से विवाह करता है कहलाता है। एक ही व्यक्ति है या एक ही पुरुष है और कई उसकी क्या है? पत्नियां हैं। ठीक है, कई पत्नी हैं, तो ऐसे विवाह क्या कहलाता है बताइए?
भ्रातृक बहुपति विवाह, अभ्रातृक बहुपति विवाह या बहुपति विवाह या बहुपत्नी विवाह। तो बहुत पत्नियां है ना इसकी, तो बहुपत्नी विवाह हो जाएगा। ठीक है, सीधी सी बात है। विवाह का वह स्वरूप जिसमें एक पुरुष का एक समय पे एकाधिक स्त्रियों से विवाह करता है। ठीक है, एक पुरुष जो है एक ही समय पे कई स्त्रियों से विवाह करता है तथा एकाधिक पत्नियां रख सकता है, बहुपत्नी विवाह यानी कि पॉलीगैमी कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 17 पे आते हैं। सप्तपदी का अभिप्राय अग्नि के पक्ष समक्ष वर वधु द्वारा 7 फेरे लेने से है। सप्तपदी का अभिप्राय है कि अग्नि के समक्ष वर वधु का द्वारा 7 फेरे लेने से उसके बाद ही विवाह को समाज में स्वीकृति वैधता मिलती है। इसे माना जाता है अनुष्ठान, धर्म विधि, प्रथा या परंपरागत व्यवहार। तो इसे अनुष्ठान कहेंगे। क्या कहेंगे? अनुष्ठान। एक प्रकार का धार्मिक अनुष्ठान है ये। ठीक है, तो देखिए बीबी कर्ण ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र में हिंदू विवाह के 39 संस्कारों को वर्णन किया है, जिसमें उनके प्रमुख जो है वागदान, कन्यादान, अग्नि स्थापना, पाणी ग्रहण, लाजो होम, अग्नि परिग्रहण, सप्तपदी सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान है जो हिंदू विवाह के एक आवश्यक शर्त है। उस अनुष्ठान के बाद विवाह जो है कार्य संपन्न मान लिया जाता है। ठीक है, ये फिल्मों में भी दिखाया गया है। ठीक है ना, क्या उसमें होता है बताइए कि वर वधु जो है क्या करते हैं, बताइए कि अग्नि का जो है 7 फेरा लेकर जो है शादी संपन्न कराते हैं, तो उसको कहते हैं सप्तपदी विवाह। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 18 पे आते हैं। हिंदू धर्मशास्त्र मतानुसार एक ब्राह्मण स्त्री का वैश्य वर्ण के पुरुष के साथ विवाह संबोधित होता है। ठीक है, हिंदू धर्मशास्त्र में मतानुसार एक ब्राह्मण स्त्री का वैश्य वर्ण के पुरुष के साथ विवाह। देखिए 4 वर्ण हैं हमारे में, वो हिंदू धर्म में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, तो जब देखिए कह रहा है कि ब्राह्मण स्त्री की जो शादी होगी किससे, वैश्य वर्ण में, मतलब ये स्त्री जो इसमें आएगी, तो क्या कहा जाता है बताइए, तो प्रतिलोम विवाह, अनुलोम विवाह या बहिर्विवाह या प्रेम विवाह। तो ये हो जाएगा प्रतिलोम विवाह। ठीक है, मतलब इसको जो है प्रतिलोम कहेंगे। और नीचे की स्त्री ऊपर जाती जाएगी तो क्या कहेंगे, अनुलोम कहेंगे। और ऊपर की स्त्री जब नीचे आती जाएगी तो क्या कहेंगे, प्रतिलोम कहेंगे। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, इसको याद रखना है। हालांकि ऐसी चीज़ें जो है मतलब आजकल नहीं रह गई हैं, आजकल तो लव मैरिज में सब कुछ अलाउड है। ठीक है, लेकिन हमें जो है अपनी संस्कारों को, अपने सिस्टम को पढ़ना जो चलता आ रहा है, ठीक है, गलत चीज़ों को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, तो उसको भी याद रखना है हम लोगों को। ठीक है, तो इसको कहेंगे प्रतिलोम विवाह। मतलब कि उच्च जाति की जो है नीचे में आएगी तो क्या कहेंगे, प्रतिलोम कहेंगे, और नीच जाति की लड़की ऊपर जाएगी तो क्या कहेंगे, अनुलोम कहेंगे। ध्यान रखिएगा। तो देखिए जब कभी किसी उच्च जाति या वर्ण की स्त्री जो है विवाह अपने से निम्न प्रतिस्पर्धी जाति या वर्ण से पुरुष से किया गया है, तो ऐसे विवाह को प्रतिलोम विवाह कहा जाता है। ठीक है, कहा गया है। क्वेश्चन संख्या 19 पे आते हैं। एक निम्न जाति की स्त्री का विवाह जो है उच्च जाति के पुरुष के साथ होगा तो क्या कहते हैं उसको, प्रतिलोम विवाह, अनुलोम विवाह, एक पति विवाह या बहुपति विवाह। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी यानी कि अनुलोम विवाह। जब एक निम्न जाति स्त्री का विवाह जो है उच्च जाति के पुरुष के साथ होगा तो इस विवाह को अनुलोम विवाह कहते हैं। ठीक है, अभी आपको समझा चुके हैं। वही है, नीचे आए, ऊपर की लड़की नीचे आएगी तो प्रतिलोम हो जाएगा, और नीचे की लड़की ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा, अनुलोम हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 20 पे आते हैं। हिंदू विवाह जिसमें पुत्री की किसी पुरोहित की भेंट किया जाता है। देखिए पहले क्या करते थे लोग कि विवाह में अपनी पुत्री का विवाह किसी पुरोहित से करा देते थे। हालांकि ऐसा सिस्टम अब नहीं है, पहले ऐसा होता था। तो उस विवाह को क्या कहते थे, विवाह के कई रूप हम पढ़ा चुके हैं, आप जो है लेक्चर्स जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, तो ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, असुर विवाह या आसुर विवाह। तो इसको कहते हैं दैव विवाह। मतलब किसी पुरोहित को अपना लड़की दे देंगे विवाह के रूप में, तो उसको दैव विवाह कहा जाएगा। वाह सिस्टम, तो ये ध्यान रखिएगा, गंदा सिस्टम था। ठीक है, पुरोहित जी किस उम्र के हैं भी तो ध्यान रखना है। मनुस्मृति में कहा गया है कि यज्ञ के समय या यज्ञ के समुचित रूप से कराने वाले पुरोहित को, ये कोई पुरोहित यज्ञ करा रहे हैं, ठीक है, तो अलंकारों सुसज्जित करके जब कन्यादान में दिया जाता है तो इस प्रकार के विवाह को दैव विवाह कहता है। ठीक है, कोई आपके यहाँ यज्ञ करा रहा है, उसको और उसको आप अपनी बेटी को दान कर दे रहे हैं, वो भी सुसज्जित करके अलंकारों से, तो उसको दैव विवाह कहा जाएगा। ठीक है, अब क्या कहा जाए इसके बारे में, गलत संस्कार है, आगे नहीं बढ़ रहा है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, समाज के लिए हिंदू विवाह कानून के अनुसार
विवाह है। हिंदू विवाह कानून के अनुसार क्या विवाह है? एक पवित्र संस्कार है, एक कर नाम है, या एक औपचारिक व्यवस्था है, या एक सामाजिक पर्व है। तो इसका उत्तर हो जाएगा एक पवित्र संस्कार है। देखिए, जो हिंदू विवाह होता है पहले संस्कार के लिए होता है, ठीक है, उसके बाद पुत्र की उत्पत्ति के लिए होता है, तीसरा स्थान जो है यौन संबंध के लिए है, यौन सुख के लिए, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो पहला जो विवाह होता है ये एक संस्कार के लिए होता है। माना जाता है हिंदू धर्म में कि जब भी कोई आप धार्मिक अनुष्ठान में बैठते हैं तो पति पत्नी बैठते हैं तो सबसे शुद्ध माना जाता है, सबसे शुभ माना जाता है उसको, ठीक है। तो हिंदू जीवन में विवाह एक धार्मिक संस्कार है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन बन के आएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, भले सिंपल लग रहा है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हिंदू जीवन में विवाह क्या है? एक धार्मिक संस्कार है जिसका एकमात्र उद्देश्य व्यक्ति को अपने धार्मिक तथा सामाजिक कर्तव्यों को पूरा करने के अवसर प्रदान करना है। क्या करना है? धार्मिक और सामाजिक कर्तव्यों को पूरा करने के अवसर प्रदान करना है। ध्यान रखिएगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है, और इसको जो है आपको एकदम ढंग से करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 22 पे आते हैं। हिंदू विवाह में विच्छेदन के लिए कौन सा कारण जिम्मेदार है? हिंदू विवाह विच्छेदन के लिए कौन सा कारण जिम्मेदार है? विच्छेदन मतलब टूटने के मतलब है। विजातीय विवाह की वजह से बंधनों को टूटना, अनुबंधीय तरीके से विवाह को धारण करने पर ज़्यादा जोर दिया जाना, या बहु विवाह प्रथा पर रोक लगाना, अंतर्जातीय विवाह एवं विधवा पुनर्विवाह को सामाजिक अनुमोदन दिया जाना। देखिए, ये ऐसी कोई वो नहीं है कि विवाह विच्छेदन जो है इनके कारणों से हो जाएगा, ठीक है, पढ़ लीजिएगा एक बार। वीडियो चूँकि लंबी हो रही है तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा जल्दी क्लास निकल। ये जो है इसका मेन कारण है कि अनुबंधीय तरीके से, मतलब कि विवाह का धारणा पर ज़्यादा जोर दिया जाना है, ठीक है। ये कहा कि हिंदू विवाह में विच्छेद के लिए कौन सा कारण जिम्मेदार है, तो ये मुख्य रूप से हो जाएगा। आप जो बाकी पढ़ देंगे तो जो है पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए इसको समझा भी दे रहे हैं, एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। हिंदू विवाह की संरचना और परंपरागत नियमों में भी परिवर्तन की प्रक्रिया अब तेज हो चली है। वर्तमान समय में विवाह का रूप जो है व्यावसायिक आधार ग्रहण कर रहा है, जिसमें विज्ञापनों के द्वारा वधू के गुणों की रूपरेखा पहले ही निश्चित करके प्रार्थना पत्रों के माध्यम से जीवन साथी का चुनना होता है, ठीक है। व्यवसायिक रूप बिल्कुल धारण कर चुका है, और एक अच्छी बात भी है कि आप अगर लड़का पसंद है लड़की को, लड़की पसंद है लड़का को, जिसको साथ रहना है, अगर एक दूसरे को पसंद करते हैं तभी जो है शादी हो। ये नहीं कि माता पिता के जो है पसंद से शादी होती है तो कभी कभी जो है गड़बड़ हो जाती है। अगर इसने अपने को किया है और मैच्योर है, तो मैच्योर की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ठीक है भाई, आपने जो हर चीज़ में तो हर आदमी में हर क्वालिटी तो मिलेगी नहीं, जो क्वालिटी इसको पसंद है, अगर पसंद लगे तो ठीक है, रखो, कोई बात नहीं। विवाह में एक समझौतावादी प्रवृत्ति की चरम अभिव्यक्ति है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 23 पे आते हैं। निम्न में कौन सा अंतः विवाह का उदाहरण है? अंतः विवाह की बात हो रही है, ध्यान रखिए, अंतः विवाह, अपने ही जाति में विवाह, अपने ही उपजाति में विवाह, या किसी भी जाति में विवाह या उच्च जाति में विवाह। तो अंतः विवाह का मतलब होता है कि अपनी ही जाति में विवाह। अंतः विवाह का मतलब क्या होता है कि अपनी जाति में विवाह। देखिए, विवाह का ऐसा नियम जिसके अनुसार व्यक्ति को अपने समूह, जाति, धर्म, प्रजाति, अनजाति आदि में विवाह करने के लिए बाध्य होना पड़ता है, अंतः विवाह या अंतर विवाह कहलाता है, ठीक है। ऐसा विवाह जिसके अनुसार व्यक्ति को अपने समूह या जाति, धर्म, प्रजाति, अनजान जाति में विवाह करने के लिए बाध्य होना पड़ता है, अंतर विवाह या अंतर विवाह कहलाता, अंतर विवाह कहलाता है। विवाह में इस नियम के अनुसार एक हिंदू को अपने ही जाति में विवाह करना अनिवार्य होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 24 पे आते हैं। विभिन्न जातियों के दो व्यक्तियों के परस्पर विवाह को कहते हैं। विभिन्न जातियों के दो व्यक्तियों के परस्पर विवाह को कहते हैं, मतलब दोनों, लड़का अलग जाति की है, लड़की अलग जाति की है, तो इसको विवाह का कहेंगे अंतरजातीय विवाह कहेंगे, जाति अंतः विवाह कहेंगे, या बहिर्विवाह कहेंगे, या बहुविवाह कहेंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि अंतरजातीय विवाह कहेंगे, मतलब दो जातियों के बीच के विवाह को अंतरजातीय विवाह कहते हैं, ठीक है। विभिन्न जातियों में दो व्यक्तियों के परस्पर विवाह को अंतरजातीय विवाह कहते हैं। सभी जीव शास्त्री इस मत से सहमत हैं कि अंतरजातीय विवाह यानी कि इंटरकास्ट मैरिज के द्वारा है अधिक उत्तम पीढ़ी के जन्म की संभावना रहती है, ठीक है। सभी जीव शास्त्री कहते हैं कि अगर अंतरजातीय विवाह होता है तो जीन्स चेंज होते हैं और उत्तम पीढ़ी के जन्म की संभावना होती है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। हम लोग जो है एक ही जाति में शादी कर करके, एक ही धर्म में शादी कर करके आपस में भाई बहन हो चुके हैं, ठीक है। ऐसा साइंस कहता है कि हमारे जीन्स जो है आपस में मिल चुके हैं, इसलिए हमारे जो बच्चे होते हैं उतने टैलेंटेड नहीं होते हैं, और एक अच्छे जीव, मतलब कि कहते हैं ना कि ब्रीड की जो अच्छा ब्रीड मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है, ठीक है।
और यही कारण है कि जो है उत्तम पीढ़ी की जो संभावना कम होती जा रही है हमारे यहाँ, ठीक है। जो बड़े बड़े लोग हैं, फिल्म स्टार हैं, क्रिकेटर हैं या बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो ये सब नहीं देखते हैं। जो जानते हैं कि हम अपनी जाति में शादी करेंगे तो अपने भाई बहन से ही शादी करेंगे, किसी न किसी रूप में जो है घूम फिर के वो भाई बहन बन जाता है, ठीक है। देखिए जब बच्चा पैदा होता है तो 3264 के करीब जो है अपने साथ पुराने पूर्वजों का जीन्स लेके पैदा होता है। तो आप उस तरह से देखेंगे तो सच में हो गया भाई बहन, क्योंकि साइंस कहता है, हम तो कह नहीं रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी संभावनाएं बनती हैं, ठीक है। तो ये कहा जाता है कि जो है अंतरजातीय विवाह होगा तो उत्तम पीढ़ी की संभावना बनेगी। अंतरजातीय विवाहों से विभिन्न जातियों एक दूसरे के समीप आएंगी और हमारे संबंधों का विस्तार होगा और धीरे धीरे सभी जातियों का क्या होगा, परंपराओं का मिश्रण से अंतरजातीय तनाव में कमी आ जाएगी। जब शादियाँ होने लगी अंतरजातीय विवाह तो इसके कई फायदे हैं। जो तनाव चलता है जाति में वो भी कम होगा, पहली बात। ब्रीड का विकास होगा और जो छुआछूत की भावना है एक दूसरे को देख के वो भी कम होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो है इस चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए और जो है अच्छी चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहिए, ठीक है। अपनी जात आज का अंतिम प्रश्न, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, ठीक है। वीडियो लंबी हो गई है लेकिन कोई बात नहीं, हम पढ़ रहे हैं, कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। खाली पढ़ाई पर ध्यान दिए तो आप जो है कृपया करके ज़्यादा बोर होने की कोशिश मत करिए, आप अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। अपनी जाति के अंदर विवाह करने की अनिवार्यता को कहते हैं। अपनी जाति के अंदर ही विवाह, अब ये प्रश्न सर आ चुका है, रिवीजन के पर्पज से देख लीजिए कि अपनी जाति के अंदर ही विवाह करने की अनिवार्यता क्या कहते हैं। अंतरजातीय विवाह, जातीय अंतर विवाह या बहिर्विवाह या बहुविवाह। इसका उत्तर हो जाएगा बी, देख चुके हैं, जातीय अंतर 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 विवाह, ठीक है। तो देखिए धर्मशास्त्रों के अनुसार प्रत्येक हिंदू को अपने ही वर्ण में विवाह करने को निर्देशित किया गया है, लेकिन आज संपूर्ण वर्ण व्यवस्था हजारों जातियों में विभाजित हो जाने के कारण सभी जातियों से यह अपेक्षा की जाती है कि अपनी जाति के अंदर विवाह संबंध स्थापित करें। ऐसे विवाह को जो है जातीय अंतर विवाह यानी कि कास्ट इंडोगैमी कहते हैं। चलिए इसी के साथ आज के सेशन करते हैं समाप्त। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, बताइए सेशन कैसा लग रहा है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।